दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज फिर से मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूंगा, यकीन मानना मेरे मित्रों, पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं छूटेगा और हर टर्म का एक मतलब भी बताऊंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको हर चीज समझ में आएगी। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मार्केट में इस कंपनी की कितनी बड़ी वेल्थ है, कितनी बड़ी साख है इस कंपनी की। तो 3032 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से। करंट प्राइस की बात करेंगे 328 रुपए है। मेरे अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज पाएंगे कि शेयर का जो प्राइस होता है, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं कि वो कम हो, क्योंकि जब शेयर का प्राइस कम होता है तो कंपनी के अंदर क्या होता है, प्लस ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ज्यादा हो। जब आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका शेयर प्राइस कम हो, ग्रोथ में पर्सपेक्टिव ज्यादा हो, तो डेफिनेटली या तो वो शेयर प्राइस हर किसी को पता नहीं है, और डेफिनेटली अगर आगे चल के पता चलती है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को लेने के लिए कूदते हैं, जिससे आपको फायदा होता है, स्टॉक के एप्रिसिएशन में फायदा मिलता है। हाई की बात करेंगे 426 रुपए का इस कंपनी ने हाई लगाया। लो की बात करेंगे 308 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 19.40 का स्टॉक का पीई है। स्टॉक के पीई से मतलब होता है मेरे मित्रों कि ये शेयर कितना महंगा है, प्राइस अर्निंग रेशियो इसको बोलते हैं। और पीई को अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो पीई डिसाइड करता है किसी कंपनी का कि कितना शेयर महंगा है या कितना शेयर सस्ता है। केवल पीई रेशियो ही एक मात्र नहीं होता है जिससे किसी स्टॉक के बारे में पता लगाया जा सके कि वो शेयर कितना महंगा या कितना सस्ता है। केवल ये चीज नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज स्टॉक मार्केट के अंदर काफी लोग बोल देते हैं केवल पीई को, एक चीज को देखकर ही वो टारगेट कर देते। यही रीजन है कि अडानी में बहुत सारे लोग गलत हुए। बुक वैल्यू की बात करेंगे 105 रुपए का बुक वैल्यू है। इससे ये पता चलता है कि बुक वैल्यू का ऑलमोस्ट केवल इंटू 3 पे ही मिल रही है। केवल मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 328 के आसपास ऑलमोस्ट निकलता है जाके, तो मल्टीप्लाई 3 के आसपास ही मिली। दैट मीन्स की कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू के काफी पास है। दैट मीन्स की कंपनी आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इन्फोसिस का देखेंगे तो स्टॉक का पीई देखना, स्टॉक का बुक वैल्यू देखना प्लस स्टॉक का प्राइस देखना, तो उससे पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर यही आने वाले समय में स्टॉक का, जैसे आज इसका बुक वैल्यू 105 रुपए है, प्राइस 328 है, हो सकता है 3500 हो जाए प्राइस। तो डेफिनेटली जब एक इस तरीके का सीन बनता है तो आपको एक सही वैल्यू निकल के बाहर आती है। इसी चीज से पता लगता है कि स्टॉक के अंदर ग्रोथ कितना है। यही रीजन होता है मेरे मित्रों, स्टॉक के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो, प्राइस कम हो, और अगर ऐसे समय पे आप किसी स्टॉक को ग्रैब करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रिटर्न आप बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.46% का डिविडेंड देते हैं। डेफिनेटली डिविडेंड कंपनी हर साल दे रही है, ये आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे मेरे मित्रों, अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होता है, वो कंपनियां स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल के हिसाब से बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं। पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो कम है, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेफिनेटली 20% से ऊपर है। दैट मींस कि कंपनी बहुत कुछ बड़ा कर रही है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी चूंकि वीक है। यही रीजन है कि स्टॉक प्राइस काफी नीचे टूट के आया है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी के फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए चलिए कंपनी के बारे में आपको ना इंतजार करवाते हुए, कुछ लोगों का पेशेंस बड़ा टूट जाता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस देखिए। इंडोको रेमेडीज के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। अगर कंपनी के कुछ और चीजों की बात करें तो देखिए, इंडोको रेमेडीज इज अ मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी that focus on formulations with a presence in contract manufacturing and research। डेफिनेटली अगर किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है तो वो अच्छी मानी जाती है, पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्राइस में अप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है। यही रीजन है कि कुछ और रीजन भी हो सकते हैं इस चीज के, तो बात कर लेते हैं एंड रिसर्च। जैसे रिसर्च में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो भी कंपनी का R&D पे काम रहता है तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकती है। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, फिनिश्ड डोसेजेस फॉर्म्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये कुछ कंपनी का काम है। डेफिनेटली कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है, और फार्मास्यूटिकल अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा प्रेशर में, केवल कोविड के समय फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जंप आया था, उसके बाद काफी हद तक बड़ा रेस्ट्रिक्टेड चला फार्मास्यूटिकल सेक्टर। पर इस कंपनी की अगर मैं बात करूंगा फिर भी काफी हद तक ठीक है अपने पीयर कंपटीटर। और अगर मैं इसके कंपटीटर के हिसाब से बात करूं इसके पीई रेशियो की, तो देखिए इसका सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, अल्केम लैब, ऑरबिंदो फार्मा, इंडोको रेमेडीज। 19 का पीई इंडोको रेमेडीज का है, इससे कम पीई केवल निकल के आता है ऑरबिंदो फार्मा का। दैट मीन्स की कंपनी सेकंड लास्ट कंपनी क्या है, सस्ती है। इसका मतलब है कंपनी अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो काफी सस्ती कंपनी ये आपको मिल रही है। जैसे जैसे शेयर नीचे आता है डेफिनेटली
ऐसी कंपनियों में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं। फिर भी अपना डिसीजन आप स्वयं लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपका पैसा डूबेगा किसी शेयर में लगा के तो डेफिनेटली वो आपका ही होगा, अगर आपका पैसा बनेगा तो डेफिनेटली वो आपका ही होगा। इसी वजह से मैं कहता हूं किसी के बहकावे में ना आके जब कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस पढ़ लें, इसके बाद ही किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सेल्स की बात करेंगे कंपनी के मार्च 2022 में देखिए 409 करोड़ का सेल था। सितंबर 2022 में देखिए 433 करोड़ का सेल था। दिसंबर 2022 में देखिए 399 करोड़ का सेल है। सेल कंपनी का 34 करोड़ के आसपास कम हुआ, 433 करोड़ से 399 करोड़। एक्सपेंस की बात करेंगे 345 करोड़ से 337 करोड़। वहीं एक्सपेंस की बात करेंगे केवल 8 करोड़ कम हुआ। सेल्स की बात करेंगे ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास कम हुआ। तो देखिए जब 8 करोड़ के आसपास सेल एक्सपेंस कम होता है तो सेल कितनी गिरती है, 34 करोड़ के आसपास। इसका मतलब है कि कंपनी जितना खर्चा करती है उससे ज़्यादा कंपनी का सेल हो जाता है। इसका मतलब है कंपनी के पास मार्जिन काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करें तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए आप 40 करोड़, 38 करोड़, 50 करोड़ और 28 करोड़। नेट प्रॉफिट भी बहुत गिरा दिसंबर क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर देखिए 5 रुपये 39 पैसे, जहां ईपीएस हुआ करता था वहीं आज कंपनी का ईपीएस देखिए 3 रुपये 2 पैसे है। ईपीएस भी कंपनी का बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। यही रीज़न है कि शेयर भी नीचे आते हुए धड़ाम से गिरते हुए देखने को मिला। स्टॉक मार्केट में यही है, इसीलिए बोलते हैं कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट जरूर फोकस कीजिए। ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वार्टर देखिए, अगर किसी ऐसे शेयर में है जिसका लगातार शेयर का क्वार्टर गिरता चला जा रहा है, क्वार्टर का मतलब है शेयर का रिटर्न क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता चला जा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे शेयर से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। पर 1-2 क्वार्टर अगर आप गिरते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे शेयर से नहीं निकलना चाहिए जबकि कंपनी रिजल्ट अच्छे पोस्ट कर रही हो, क्योंकि यही रीजन होता है। जब सपोज दैट केपीआर मिल देखिए काफी लोग एग्जिट हो गए होंगे 400-450 के रेंज में, 489 तक इवन गिरते हुए देखने को मिला। उसके बाद देखिए वापस से 600 रुपए के आसपास खड़ा है। वहीं शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो 18 करोड़ का कंपनी का शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो देखिए 886 करोड़ से 951 करोड़। सितंबर क्वार्टर में इनका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा। बोरोविंग्स की बात करेंगे जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे मैं देखना चाहूंगा 96 करोड़ से 102 करोड़ हो गई। लॉन्ग टर्म बोरोविंग बढ़ गई है इनकी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी बढ़ गई। बोरोविंग्स में थोड़ा सा प्रेशर है, यही रीजन है कि शेयर प्राइस नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों पे अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो देखिए इनका मार्च 2020, 21 और 22 के अंदर देखिए, जहां 3 करोड़ का मार्च 2020 में था, मार्च 2021 में 14 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो दिखा। उसके बाद मार्च 2022 में 8 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला। डेफिनेटली अब एनुअल रिटर्न आने वाले हैं 31 मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न आएंगे तो डेफिनेटली वहां से कैश फ्लो आपको देखने का रहेगा। अगर 8 करोड़ से ऊपर कैश फ्लो आया तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहाँ से अपने 52 वीक हाई को तोड़ते हुए ऊपर निकल के देखते हुए जाने को मिलेगा। पर वहीं अगर 8 करोड़ से नीचे कैश फ्लो आया 2023 के अंदर, मार्च के अंदर, एनुअल रिटर्न के अंदर, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस वापस से नीचे गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो आपकी नज़र डेफिनेटली, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि आपकी हर नज़र इस बार एनुअल रिटर्न पे जरूर होनी चाहिए। आपके पास कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। डेटा डेज की बात करेंगे मार्च 2019 देखिए, मार्च 2020 देखिए, मार्च 2021 देखिए, मार्च 2022 देखिए। 73 दिन, 69 डेज और 70 डेज। किसी भी कंपनी का अगर डेटा डेज मेरे मित्रों अगर 24-25 दिन तक या 45 डेज तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, अगर किसी भी कंपनी का 45 डेज से ऊपर डेटा डेज निकल के जाता है तो डेफिनेटली वो कंपनी खराब मानी जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यही रीजन है, क्योंकि डेटा डेज का इनडायरेक्ट तरीके से मतलब ये होता है मेरे मित्रों कि जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई माल बेचते हैं तो उसका पैसा कितने दिनों में आ जाता है। जितना ज़्यादा टाइम वापस आने में लगेगा पैसे को तो डेफिनेटली हमारी इन्वेंट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यही रीज़न है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक के अंदर। डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स पे जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नजर रखें। इसके लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल है, साथ ही साथ चैनल को नए आते हैं डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स की देखिए 58.69% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चले हैं। ना कि ये सेम चीज़ प्रोमोटर कब से होल्ड करके चल रहे हैं, देखिए मार्च 2020 से लगातार प्रोमोटर्स तो बिल्कुल चुप्पी ताने बैठे हुए हैं। यही रीज़न है कि शेयर प्राइस में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जबकि इसका फाइनेंशियल तो दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी वीक रहे। फिर भी क्योंकि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को होल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आया होगा। यही रीज़न है कि कंपनी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती है। तो प्रोमोटर फिर भी अपनी कंपनी पर भरोसा है, ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं एफआईआईज़ की बात करूं तो एफआईआईज़ कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिले 1.19% से 1.23%। डीआईआईज़ की बात करेंगे तो डीआईआईज़ भी कंपनी के अंदर बढ़ते हुए देखिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो दोनों को ही कंपनी पर भरोसा है। पर पब्लिक आपको पता होगा 2-4% के लिए डेफिनेटली पब्लिक इधर से उधर भागती है, तो पब्लिक निकलती हुई देखने को मिली। होप्स हो कि आने वाले समय में चीज़ें यहाँ से बदलें
तो ये आज मैंने आपको बताया दिसंबर क्वार्टर के कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में, इंडोको रेमेडीज के बारे में। तो फंडामेंटल्स के बारे में अगर मैं ऑल इन ऑल कहूँ तो डेफिनेटली अभी कुछ कह नहीं सकते फंडामेंटल्स के बारे में। जिनके पास है वो डेफिनेटली आज उनको रिव्यू करके पता चल गया होगा उन्हें क्या करना है। साथ ही साथ अपने रिस्क का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि जब इसके बारे में कुछ और चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो 31 मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे इसके बाद ही पता चलेगा कि ये कंपनी खराब होती है या अच्छी होते हुए नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आपकी नज़र एनुअल रिटर्न पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो साल के आखिरी में पूरा चिट्ठा होता है कंपनी से रिलेटेड। तो आप वहाँ पर फोकस करें। कंपनी के बारे में अगर ऑल इन ऑल अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो ठीक है, कंपनी अभी कुछ खास इतना बिगड़ा नहीं है और फिलहाल कंपनी को एक चांस और देना चाहिए। तो 31 मार्च 2023 के रिटर्न का वेट करेंगे, इसके बाद कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। भारत माता की जय। इसी तरीके से कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।